आज का इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें पूर्व औपनिवेशिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानेंगे। मनु, कौटिल्य, महाभारत, बौद्ध चिंतन, अबुल फजल और कबीर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो आज हम जो कुछ भी इस वीडियो में पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्व औपनिवेशिक परंपराएं, जिसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि है इस्लामिक और समन्वयवादी। इसमें शासन, न्याय, सह अस्तित्व की भावनाओं को पढ़ेंगे। कौटिल्य का इसमें शासन का सिद्धांत और राज्य कला, जो कौटिल्य ने शासन का सिद्धांत दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है बौद्ध चिंतन। ठीक है, बौद्ध चिंतन में राज्य सत्ता और राजा के कर्तव्य को पढ़ेंगे। आगे है ब्राह्मण और श्रमण, इसमें धर्म, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। आगे मनु है, जिसमें सामाजिक कानून और राजधर्म दिया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। महाभारत, इसमें राज्य की उत्पत्ति और नैतिकता, जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अबुल फजल प्लस कबीर। ठीक है ना। सुहाल ए कुल समानता और समन्वय की भावना को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है पूर्व औपनिवेशिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। राजनीति को धर्म, समाज, नैतिकता और अर्थ से जोड़कर देखा गया है। धर्म और राजधर्म, राजा की सत्ता, उसके कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है ना। जो इसमें धर्म और राजधर्म के बारे में जो कहा गया है पूर्व औपनिवेशिक कालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, कि राजा का जो सत्ता है उसके कर्तव्य और नैतिकता की जिम्मेदारी है। न्याय और दंड, व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय और दंड का महत्व भी है। प्रजाहित, शासन की सफलता को प्रजा की सुरक्षा और स्थिरता से जोड़ना है। सामाजिक व्यवस्था, समाज की भूमिकाओं, कर्तव्यों और संस्थाओं पर बल दिया गया। ठीक है ना। विविध परंपराएं, एक ही भारतीय विचार नहीं, अनेक धाराएं साथ साथ विकसित हुई। व्यवहारिक राज्यकाल, कौटिल्य जैसे राजनीतिक चिंतकों में प्रशासन, अर्थ और विदेश नीति का विश्लेषण है। ठीक है। पूर्व, तो इसका इस पूरे स्लाइड का मतलब ये निकला कि पूर्व औपनिवेशिक कालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं क्या क्या थी। ये सारी विशेषताएं थी। धर्म और राजधर्म पर विशेष बल दिया जाता था। न्याय और दंड बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उसका महत्व था। प्रजाहित, प्रजा के हितों को ध्यान में रखा जाता था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाओं पर बल दिया जाता था। विविध परंपराएं, बल देखा जाता है कि भारत में एक ही विचारधारा नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। ठीक है ना। तो सारे विचारों का एक सम्मिलित रूप ही भारतीय संस्कृति है। ठीक है ना। तो व्यवहारिक राज्यकाल, इसमें कौटिल्य जैसे चिंतकों में प्रशासन, अर्थ और विदेश नीति का विश्लेषण किया है कि राज्य किस तरह से संचालित होना चाहिए। जो कौटिल्य जैसे महान विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है। ठीक है। आगे है चार प्रमुख राजनीतिक परंपराएं। ठीक है ना। जैसे कि ब्राह्मणिक है, इसमें मुख्य शब्द इसका है धर्म, राजधर्म, सामाजिक कर्तव्य। और श्रमण, इसका जो मुख्य शब्द है नैतिकता, करुणा, अहिंसा। श्रमण में है कि बौद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। इस्लामी में इसका मुख्य शब्द है शासन, न्याय और प्रशासन। समन्वयवादी, इसका मुख्य शब्द हो जाएगा समानता, सह अस्तित्व, मानवता। उदाहरण के तौर पर मनु ने ब्राह्मणिक, ठीक है ना, राजनीतिक चिंतन की जो धाराएं में ब्राह्मणिक है, इसमें मनु का उदाहरण के रूप में मान सकते। ठीक है ना। आगे श्रमण में इसमें बौद्ध चिंतन आ जाएगा और इस्लामी में अबुल फजल, और समन्वयवादी में कबीर, जो समानता और सह-अस्तित्व और मानवता की भावना पर जोर देते हैं। कबीर केंद्र, इसमें सामाजिक और नैतिक व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है ना। इसका केंद्र में क्या है, इस श्रमण का केंद्र में नैतिक राजसत्ता, इनकी नैतिकता होनी चाहिए। और इस्लामी में है कि न्यायपूर्ण शासन होना चाहिए। ठीक है ना। समन्वयवादी इसमें है कि सामाजिक समन्वय,
कि समाज में सभी धर्म के लोग समान रूप से रहे। ब्राह्मणिक और श्रमणिक परंपराएं में अंतर। ब्राह्मणिक परंपराएं धर्म और राजधर्म पर जोर दिया जाता है। इसमें नैतिकता और व्यक्तिगत आचरण पर जोर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कर्तव्य और व्यवस्था का महत्व दिया जाता है। इसमें करुणा, अहिंसा जैसे मूल्यों पर जोर दिया जाता है। ब्राह्मणिक में राजा को सामाजिक व्यवस्था का रक्षक माना गया है। और श्रमण में बौद्ध चिंतन में नैतिक राजसत्ता, सामाजिक स्वीकृति और लोकहित के तत्व मिलते हैं। मनु इसके प्रमुख उदाहरण है। इसमें याद रखने की जो चीज़ें हैं ब्राह्मणिक परंपरा में व्यवस्था और कर्तव्य। और फिर श्रमण परंपरा में नैतिकता और करुणा। जो बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड है वो श्रमणिक परंपरा है, ठीक है ना। और जो ब्राह्मणिक परंपरा है मनु जैसे विचारकों से प्रभावित है, ठीक है। आगे है इस्लामी और समन्वयवादी दृष्टि। इस्लामी राजनीतिक दृष्टि और समन्वयवादी दृष्टि। इसमें शासन, न्याय, प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें और समन्वयवादी में क्या है? समन्वयवादी में है विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायों के बीच संवाद और साझा मानवता की भावना। इसमें अबुल फजल के चिंतन में सम्राट, न्याय, प्रशासन और साम्राज्य की एकता पर बल मिलता है। और समन्वयवादी में कबीर के चिंतन में धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना और समानता का संदेश मिलता है। समन्वयवादी में कबीर महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और फिर इस्लामी परंपरा में अबुल फजल जिसके चिंतन में सम्राट, न्याय, प्रशासन, साम्राज्य की एकता पर बल मिलता है, ठीक है। अब है मनु का सामाजिक कानून, ठीक है ना। जो मनुस्मृति को केवल वर्ण व्यवस्था तक सीमित था, ठीक है ना। यानी कि मनु के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। धर्म व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज के कर्तव्य को दिशा देने वाला आधार है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था वर्ण, आश्रम, परिवार और सामाजिक भूमिकाओं के माध्यम से व्यवस्था का विचार किया गया है। दंड और राजधर्म के बारे में मनु ने क्या कहा? राजा का काम न्याय, सुरक्षा और सामाजिक नियमों की रक्षा करना है। मनु ने राजा के कर्तव्य को कहा है कि राजा की शक्ति के साथ जिम्मेदारी प्रजा की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। न्याय विवादों का उचित निपटारा और न्यायपूर्ण शासन। अगला है दंड, अपराध और अव्यवस्था पर नियंत्रण। राजधर्म में है राजा का शासन कर्तव्य और धर्म से बंधा हुआ माना गया है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं सिद्धांत को कहानी की तरह याद हम लोग करते हैं, ठीक है ना। स्थिति किसी राज्य में चोरी, हिंसा और विवाद बढ़ रहे हैं तो समाज में डर और अव्यवस्था बनेगी। यही मनु की दृष्टि में राजा को न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्था बहाल करनी होगी। नियम, न्याय और दंड के माध्यम से इसका परिणाम क्या निकलेगा? प्रजा सुरक्षित रहेगा, सामाजिक स्थिरता बनी रहेगी, राजधर्म की पूर्ति होगी। आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। मनु के विचार की आलोचना करते हैं, ठीक है ना। इसकी आलोचना जैसे कि पहले तो महत्व क्या है कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। जो इसकी राजधर्म और दंड पर इसमें चर्चा किया गया है। सामाजिक कर्तव्यों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया गया है, ठीक है ना। आलोचना सामाजिक पदानुक्रम, जन्म आधारित असमानता के तत्व, स्त्री की स्थिति पर प्रतिबंधात्मक धारणाएं दी गई है। स्त्री के ऊपर जो मनु के विचार थे वो बहुत ही कुंठित और घटिया थे। हालांकि उसके
राज्य के ऊपर जो विचार है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन और जन्म आधारित असमानता के तत्व, सामाजिक पदानुक्रम, जो वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा है, बहुत ही हमको लगता है ये बेकार किताब है जो मनुस्मृति है। लेकिन क्या किया जाए, पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में है, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे है संतुलित। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिक समानता, स्वतंत्र और लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों से तुलना करते हुए आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिक समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों से तुलना करते हुए आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है, ठीक है ना। इसका प्राचीन काल में महत्व को माना जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी आलोचना ही की जा सकती है, बस और कुछ नहीं। आगे है कौटिल्य शासन का सिद्धांत, अर्थशास्त्र और व्यवहारिक राज्यकला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के बारे में कहा गया है कि राज्य सुरक्षा, स्थिरता और राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है। प्रशासन, जो राजा, मंत्री, अधिकारी, कोष, दुर्ग और सेना मिलकर प्रशासनिक का काम करते हैं। राजनीति, रणनीति जो होती है, दंड नीति, विदेश नीति और मंडल सिद्धांत, ये सारे रणनीति में आते हैं। तो याद हम लोग कैसे रखेंगे, राजा को कैसे मजबूत और सक्षम बनाया जाए, ये कौटिल्य ने कहा था। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? इसमें स्वामी, स्वामी किसको कहा गया है? राजा को कहा गया है। अमात्य मतलब मंत्री या अधिकारी होते थे। जनपद, भूमि और जनता मिलकर जनपद कहलाता था। दुर्ग यानी कि सुरक्षा, दुर्ग यानी कि किला होता था, ठीक है ना। कोष, जिसमें राजकोष। दंड या बल, दंड या बल किससे मिलती है? सेना से, शक्ति से। मित्र यानी कि सहयोगी, पड़ोसी। सात अंग एक दूसरे से निर्भर है, ठीक है ना। पर राजा मजबूत होने से राज्य मजबूत नहीं होता है, ठीक है ना। केवल सातों अंग एक दूसरे पर निर्भर है, केवल राजा मजबूत होने से राज्य मजबूत नहीं होता। ये सारे चीज़ों को, ठीक है ना, ये सारे चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे है कौटिल्य दंड नीति और प्रशासन, राज्य की शक्ति के व्यवहारिक साधन। दंड नीति का उद्देश्य अपराध, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखना है। कुशल प्रशासन के लिए योग्य मंत्री और अधिकारी की आवश्यक है। कोष राज्य की शक्ति का आधार है, क्योंकि सेना, प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों के लिए संसाधन होना चाहिए। दुर्ग और सेना राज्य की सुरक्षा से जुड़े हैं। कौटिल्य राजनीति को अर्थ और प्रशासन से अलग नहीं करते हैं, ठीक है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है, विदेश नीति, हित प्लस शक्ति प्लस परिस्थिति को देख के ही विदेश नीति बनती है। विदेश नीति कैसे बनती है? अपना हित हो प्लस शक्ति प्लस किस परिस्थिति में है, वो सारे देख कर ही क्या बनता है? विदेश नीति। पड़ोसी राज्यों के संबंध को केवल अस्थायी मित्रता, शत्रुता नहीं, बल्कि परिस्थितियों और हितों के आधार पर देखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। पड़ोसी, ये है अपना राज्य, ये अन्य राज्य, इसमें राज्य हित ही सर्वोपरि होता है। किसी शक्तिशाली पड़ोसी देश के दबाव में कोई राज्य उसके विरोधी राज्य से रणनीतिक सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अपना राज्य है, यदि पड़ोसी राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है तो अन्य राज्यों के साथ मिल करके क्या करेगा? अपने राज्य हित के लिए पड़ोसी राज्य के ऊपर हमला कर देगा, ठीक है ना। यही क्या है? राज्य हित का सिद्धांत, यानी कि विदेश नीति यही है, ठीक है। आगे है इसका आलोचनात्मक भी मूल्यांकन, जो एग्ज़ाम में बराबर क्वेश्चन आते हैं, आखिर क्या आलोचना भी किया जा सकता है।
पहले तो योगदान देखते हैं, ठीक है ना। व्यवहारिकता की ताकत और सीमाएं, ठीक है। योगदान, जो कौटिल्य ने प्रशासन की विस्तृत समझ, जो प्रशासन की विस्तृत समझ है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, ठीक है ना। आर्थिक संसाधनों का महत्व है, सुरक्षा और विदेश नीति का विश्लेषण, राज्यों के विभिन्न अंगों का सिद्धांत है। इसका आलोचना राज्य हित और शक्ति पर अधिक जोर दिया गया है। आधुनिक लोकतंत्र से सीधी समानता नहीं, कुछ उपाय आधुनिक नैतिक मानकों से विवादास्पद है। यानी कि आज के आधुनिक युग में विदेश नीति जैसे तत्वों को काफ़ी गंभीर माना गया है और ज़्यादा सख्त नहीं सख्त नहीं बनाना चाहिए विदेश नीति को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विदेश नीति को काफ़ी सख्त माना गया है, ठीक है ना। निष्कर्ष के तौर पर कौटिल्य को प्राचीन भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवहारिक राज्य कला चिंतन के रूप में समझना उचित है। महाभारत, इसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है। शांति पर्व, शांति पर्व में अराजकता, इसमें है अराजकता, मत्स्य मत्स्य न्याय, बलवान कमज़ोर को दबाता है, व्यवस्था की आवश्यकता, राज्य सत्ता, इन सबों को हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है ना। अराजकता कैसे फैलती है, जो बलवान है वो क्या करता है, कमज़ोर को दबाता है, और यही व्यवस्था की आवश्यकता है, और राज्य सत्ता वही बनाता है, ठीक है। राज्य क्यों, राज्य अराजकता, हिंसा और अन्याय को रोकने के लिए व्यवस्था और शासन की आवश्यकता है। कहा जाता है कि राज्य की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। राज्य की अवस्था इसलिए है क्योंकि राज्य नहीं होगा तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है, समझो क्या होगा। राज्य नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, हिंसा बढ़ जाएगी, अन्याय बढ़ जाएगा। इसी को रोकने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। राज्य का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा, न्याय और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। निष्कर्ष, राज्य को समाज की आवश्यकता और व्यवस्था की जरूरत से जोड़ा गया है, ठीक है। महाभारत, राजनीतिक नैतिकता, ठीक है ना। राजा की शक्ति पर नैतिक जिम्मेदारी, न्याय करना, राजा का कर्तव्य है न्याय करना। राजा को न्यायपूर्ण शासन करना चाहिए। आत्मसंयम, शासन को लोभ, क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। जो शासक है उसको लोभ, क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। शासक मतलब जो राजा, राजा को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसमें किसमें कहा गया, महाभारत में कहा गया है। प्रजाहित, शासन का उद्देश्य प्रजा की रक्षा और कल्याण से जुड़ा है। राजधर्म, राजा की शक्ति को कर्तव्य और नैतिकता से जोड़ा गया है। महाभारत में जेंडर का प्रश्न, ठीक है ना। स्त्री की स्थिति एक तरफा तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन विविध भूमिका। महाभारत में स्त्री परिवार, सत्ता, संघर्ष और नैतिक प्रश्नों से जुड़ी है, अनेक भूमिकाओं के रूप में दिखाई गई है, ठीक है ना। प्रतिसत्तात्मक रचनाएं, सामाजिक व्यवस्था में पुरुष प्रधानता और स्त्रियों की कई प्रतिबंधी दिखाई देती है किसमें, महाभारत में। इसकी आलोचना है कि जेंडर, यानी कि जेंडर की को सत्ता, सम्मान, परिवार, निर्णय और न्याय के प्रश्नों से जोड़कर लिखना चाहिए था, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर द्रौपदी का प्रसंग सत्ता, सम्मान, न्याय और स्त्री की आवाज़ जैसे प्रश्न को उठाता है। यानी कि जब द्रौपदी को, ठीक है ना, बड़ी सभा में चीरहरण किया जा रहा था उसके, तो वहीं पे सारे बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, ठीक है ना। भीष्म पितामह और जो राज राजधर्म के जितने भी सदस्य थे वो सारे वहीं पे मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।
सब ने सर झुका के बस तमाशा देखते रहे। और ये दिखाता है कि किस तरह से स्त्री की दशा उस समय अन्यायपूर्ण था, उसकी आवाज़ों को दबाया जा रहा था। ठीक है, आगे बौद्ध राजनीतिक चिंतन, जिसमें थ्योरी ऑफ किंग्स, राज्य सत्ता की उत्पत्ति, नैतिकता और शासन। बौद्ध राजनीतिक चिंतन में राजा के राज्य करने का सिद्धांत है। ठीक है ना। इसमें सामाजिक आवश्यकता, समाज में विवाद अव्यवस्था के बीच नेतृत्व, राज्य सत्ता की आवश्यकता की व्याख्या होती है, व्यवस्था होती है। ठीक है ना। लेकिन समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी जब कोई एक राजा नहीं होगा या फिर लीडर नहीं होगा। ठीक है ना। महासम्मत एक ऐसे नेतृत्व का विचार जिसे लोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वीकार करते हैं। नैतिक राजा, न्याय, करुणा, नैतिक आचरण और प्रजा के हित पर जोर दिया गया है। ठीक है। दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय में क्या क्या है? राज्य सत्ता जो है वो सामाजिक आवश्यकता प्लस नेतृत्व की स्वीकृति है। इसमें सामाजिक जीवन क्या है? विवाद और व्यवस्था, नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, इसी से राज्य सत्ता की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। बौद्ध राजनीतिक चिंतन राज्य सत्ता को सामाजिक आवश्यकता और नैतिक शासन से जोड़ता है। उदाहरण के लिए समझो। ठीक है ना। यदि समुदाय विवादों को रोकने के लिए किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को नेतृत्व स्वीकार करे तो यह सामाजिक स्वीकृति और शासन को सरल मिसाल है। ठीक है ना। यदि समुदाय विवादों को रोकने के लिए, यदि मान लो किसी गांव में न्याय हो रहा है, बहुत ही न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो वहीं किसी अच्छे व्यक्ति, जिस न्यायप्रिय व्यक्ति को लीडर बना करके उसका नेतृत्व को स्वीकार किया जाए, इसमें क्या हो जाएगा? शासन की सरलता हो जाएगी, यानी कि शासन व्यवस्था कायम रहेगी अच्छी तरह से, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सीधी तौर पे समझो। अब है अबुल फजल, शासन न्याय, सुहान है कुल, इस्लामी समन्वयवादी राजनीतिक चिंतन है ये। ठीक है ना। इसमें कहा गया है शासन के बारे में, क्या कहा गया है कि समाज सम्राट से विवेक, प्रशासनिक क्षमता और साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने की अपेक्षा होती है। न्याय, न्यायपूर्ण शासन और प्रजा के साथ उचित व्यवहार को महत्व दिया गया है। सुलह ए कुल, जो इसकी पुस्तक है, इसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न समुदाय के साथ सहिष्णुता, शांति और समन्वय की नीति को बनाए रखना चाहिए। इसको याद कैसे रखें? अबुल फजल जो है, इसमें शासन, न्याय और समन्वय का बात कहा गया है। किसने कहा है? अबुल फजल ने शासन और न्याय और समन्वय की भावना को बताया है। सुलह ए कुल, सुलह ए कुल जैसे पुस्तक में सामाजिक विविधता के बारे में शासन की नीति को समझाया गया है। इसकी समस्याएं हैं कि राज्य कई धर्म और समुदाय से जुड़ा है। ठीक है ना। यदि शासन केवल एक समुदाय के पक्ष ले तो अविश्वास बढ़ सकता है। जो अबुल फजल ने जो लिखा है ये, उस समय तो भारत में कई सारे धर्म, इस्लामिक परंपरा है प्लस जो हिंदू परंपरा है, दोनों आपस में टकराव की स्थिति आ गई थी। इसलिए कहा गया है कि यदि शासन केवल एक समुदाय का पक्ष लेगा, जो शासक है, राजा है, केवल अपने धर्म के प्रति सोचेगा, तो इससे जनता में क्या होगा? अविश्वास बढ़ेगा और विद्रोह का भावना उत्पन्न होगा। नीति, कैसी नीति अपनानी चाहिए? न्याय, सहिष्णुता और सभी समुदाय के साथ समन्वय की नीति अपनाना चाहिए। परिणाम, सामाजिक शांति, राजनीतिक स्थिरता और व्यापक एकता की संभावना, ठीक है, को बनाए रखना इसका परिणाम निकलता है।
सामाजिक शांति बनी रहती है, इस राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती है और व्यापक एकता की संभावना रहती है। किसी न्याय, सहिष्णुता और सभी समुदाय के साथ समन्वय की नीति बनाए रखने से ये परिणाम निकलता है। ठीक है, चलो। अब है कबीर, ठीक है ना। कबीर समानता, रूढ़ि विरोधी और मानवता पर जोर देता है। कौन? कबीर। ये समन्वयवादी राजनीतिक सामाजिक संदेश इन्होंने दिया है। कबीर जिसने समानता, रूढ़ि और मानवता के बारे में कहा है, ठीक है ना। रूढ़ि विरोधी थे। इन्होंने धार्मिक, बाहरी आडंबर और केवल कर्मकांड पर निर्भरता की आलोचना की, ठीक है ना। जो धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, इसकी कबीर ने आलोचना की। समानता, जाति और बाहरी पहचान के आधार पर मनुष्य की श्रेष्ठता तय करने पर प्रश्न उन्होंने उठाया, ठीक है ना। मानवता, धार्मिक विभाजन से ऊपर साझा सम्मान, साझा मानवता और नैतिक जीवन को महत्व दिया। किन्होंने? कबीर ने, ठीक है ना। इन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया, समानता पर बल दिया, मानवता पर बल दिया, ठीक है ना। कबीर इसको समझते हैं कि समानता, मानवता और समन्वय की भावना को जागृत करता है कबीर की कविताओं से, ठीक है। इसके राजनीतिक महत्व, ठीक है ना। इसके क्या राजनीतिक महत्व होते हैं? इसके राजनीतिक महत्व है, समझते हैं, ठीक है ना। कबीर को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की सीधे तौर पर पेश ना किया जाए, ठीक है ना, बल्कि इसके राजनीतिक महत्व क्या है कि सामाजिक समानता, भेदभाव, समानता, सामाजिक भेदभाव की आलोचना, सह अस्तित्व और समुदाय तनाव के विरुद्ध मानवीय संवेद दिया है। इसका राजनीतिक महत्व यही निकलता है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर यदि दो लोग केवल धर्म, जाति के कारण एक दूसरे को श्रेष्ठ हीन मानते हैं तो कबीर का संदेश इस विभाजन की आलोचना करेगा, ठीक है ना। इसकी सीमाएं कहाँ तक है? सीमा यानी कि आलोचना। कबीर का चिंतन सामाजिक, आध्यात्मिक है। इसे आधुनिक संविधान या लोकतांत्रिक संस्थाओं का पूर्ण सिद्धांत कहना अतिशयोक्ति होगा। यानी कि समझो इसे कि जो कबीर का चिंतन है वो उस समय के लिए भी सही था, अभी के लिए भी जो सामाजिक असमानता है उसके खिलाफ सही है, लेकिन संविधान के तौर पर, आधुनिक संविधान के तौर पर ये पूर्ण रूप से सटीक नहीं बैठता। आगे है, ठीक है। अब हम पूरे जितने भी पढ़े हैं इस वीडियो में सबको एक नज़र में याद करते हैं। इसके चिंतन केंद्र, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चिंतन केंद्र में किसको रखा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मुख्य अवधारणा प्लस याद रखने का शब्द क्या रखना है, ठीक है ना। मनु, इसके केंद्र समाज है, ठीक है ना। इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? धर्म प्लस सामाजिक कानून प्लस दंड। याद रखने का समाज के बारे में कहा गया है, किसने? मनु ने, कौटिल्य। इन्होंने राज्य के बारे में कहा है। इसको केंद्र में, इसको केंद्र में, यानी कि समझो कौटिल्य ने किसको केंद्र में रखा है? राज्य को, ठीक है। इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? सप्तांग सिद्धांत प्लस प्रशासन प्लस राजनीति। राज्य को केंद्र में कहा है तो राज्य वाले शब्द को याद रखना है। महाभारत, इसमें राजधर्म के बारे में बताया गया है, जिसमें न्याय, नैतिकता प्लस प्रजाहित के बारे में कहा गया है। नैतिकता पर जोर दिया गया है। बौद्ध, इसमें राजसत्ता के बारे में कहा गया है। महासम्मत, नैतिक शासन, इसमें नैतिक शासन पर जोर दिया जाता है बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है ना। अबुल फजल, इसमें शासन, न्याय, सूल ए कुल, समन्वय की भावना को इन्होंने दर्शाया है, ठीक है ना। कबीर ने क्या क्या है? समाज,
जो को केंद्र में रखा है समाज को, समानता प्लस रूढ़ी विरोधी थे, ठीक है ना, मानवता पर जोर दिया है। एक लाइन में याद रखो, ठीक है ना, मनु जो है समाज के बारे में कहा है, ठीक है। कौटिल्य राज्य के बारे में, महाभारत में राज्य धर्म, बौद्धिक में नैतिकता, अबुल फजल समन्वय, और कबीर ने समानता के बारे में कहा है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस जो इसको जो लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में इस तरह का, मनु, कौटिल्य, महाभारत, बौद्ध, अबुल फजल एक कबीर के बारे में आएगा तो इसके पहले महत्व को लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसकी आलोचना और सीमाओं को लिखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन एवं सप्तांग सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मनु के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला है महाभारत के शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक नैतिकता की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध राजनीतिक चिंतन में राजसत्ता की उत्पत्ति एवं राजा के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। अबुल फजल के सुलह ए कुल सिद्धांत की व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। कबीर के सामाजिक समन्वय और समानता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। ब्राह्मणिक श्रमण राजनीतिक परंपरा की तुलना कीजिए। पूर्व औपनिवेशिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी हम वीडियो तैयार कर सकते हैं ना, हर एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है शायद एक ही वीडियो में मैं कवर कर लूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ देखा जाएगा। तो अभी प्रश्न देखकर पहचानो, जैसे आलोचनात्मक कहा गया है तो उसको पहले क्या करना है, आलोचना करने से पहले उसके महत्व को बताना है, ठीक है। उसके बाद उसकी सीमा को बताना है। सीमा यानी कि कहाँ उसकी आलोचना की जा सकती है। विवेचना यदि कहा जाए तो उसको विस्तार से व्याख्या करना है उसमें। यदि तुलना कहा जाए क्वेश्चन में तो उसमें क्या करना है, समानता, पहले तो समानता के बारे में लिखना है प्लस अंतर को लिख देना है कि तुलना करें इन दोनों के बीच, ठीक है। जैसे कहा जाए ब्राह्मणिक और समरणिक में परंपराओं की तुलना कीजिए, तो क्या करना है, पहले दोनों में क्या समान चीज़ें हैं प्लस क्या अंतर है, तो वही क्या हो जाएगा, तुलना हो जाएगा। यदि मूल्यांकन करने को कहा जाए तो पहले तो तर्क देना, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद निष्कर्ष को लिखना, ठीक है। तो आंसर किस फॉर्मेट में लिखा जाए, ठीक है ना, प्रॉपर आंसर फार्मूला। इसमें सबसे पहले लिखोगे भूमिका, क्या लिखोगे, भूमिका लिखोगे। उसके बाद लिखोगे अवधारणा, मुख्य विचार, उदाहरण दे देना। उसके बाद आलोचना करना, तुलना करना, निष्कर्ष करना। यानी कि जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का इस पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, ठीक है। तो फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। देखो आज हमने क्या पढ़ा, परंपराएं पढ़े, ब्राह्मणिक परंपराएं, श्रमणिक परंपराएं, इस्लामिक और समन्वयवादी परंपराएं को पढ़ा। मनु के बारे में पढ़ा, सामाजिक कानून, धर्म, दंड और राजधर्म के बारे में मनु ने कहा। कौटिल्य के बारे में पढ़ा, सप्तांग, प्रशासन और दंड, महाभारत। इसमें मत्स्य न्याय, राज्य धर्म, नैतिकता प्लस जेंडर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। बौद्ध, इसमें महासम्मत, राज्यसत्ता, नैतिक शासन और लोकहित के बारे में पढ़ा। अबुल फजल, इसमें न्याय, शासन, सुलह ए कुल के बारे में पढ़ा। कबीर, जो रूढ़ि विरोधी था, जिन्होंने समानता पर जोर दिया और मानवता प्लस समन्वय की भावना को बनाए रखा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम, ये सारे चीज़ों को हम, ये सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।